बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम MCM 301 के लेसन नंबर 19 से 35 तक करेंगे। मेरी आप सबसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेकिंग अ गुड स्पीच, एक स्पीकर जो है अपनी स्पीच को अच्छा कैसे बनाए। कीप योर ऑडियंस इन माइंड, उसे अपने ऑडियंस को माइंड में रखकर स्पीच बनानी चाहिए। और जो है स्पीच के दौरान जेस्चर्स यूज़ करना चाहिए और ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए और अपनी स्पीच को याद कर के ना जाए। अगर वो याद करके जाएगा तो ऐसे लगेगा कि कोई कोई लेसन रीड कर रहा है। अगर स्पीकर के पास टाइम है तो उसे अपने जिस रूम में वो स्पीच देने जा रहा है उसे एक बार उसे भी देखना चाहिए। उसके बाद जो है स्पीच देने से पहले जो है अपने ऑडियंस को हैंड आउट्स नहीं प्रोवाइड करने चाहिए। इधर अवर कमिंग नेक्स्ट जो है अवर कमिंग स्टेज फ्रेट, स्टेज पे जाने का जो डर होता है स्टार्टिंग में ये सब स्पीकर्स को होता है। तो इसको कम करने के तरीके बताएंगे। नो दी रूम के बारे में पता होना चाहिए, ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए स्पीकर को कि वो किस टाइप के हैं, और मटेरियल के बारे में भी उसके पता होना चाहिए। और फिर अगर कोई जो है स्पीकर स्पीच के दौरान मिस्टेक करता है तो वो सॉरी ना करे, अपोलोजाइज़ ना करे। इस तरह फिर ऑडियंस को लगे, हो सकता है कि ऑडियंस को पता ही ना हो कि स्पीकर ने कोई मिस्टेक की। अगर वो बोलेगा तो उन्हें पता चल जाएगा। आगे है टाइप्स ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ स्पीच में इंफॉर्मेटिव स्पीच है। इंफॉर्मेटिव स्पीच में जो है आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है। स्पीकर को जो है ऑडियंस को यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जो टाइप ऑफ स्पीच है ये क्विज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के भी लिहाज से, तो इनके नेम भी आपने याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच कहता है ऑब्जेक्ट, प्रोसेस, इवेंट्स एंड कंसेप्ट्स। ये इसके 4 आपने नेम्स याद रख लेने जस्ट। इसके बाद नेक्स्ट परसेसिव स्पीच, अ स्पीच डिजाइनेड टू चेंज द ऑडियंस। ये ऑडियंस के बिलीव्स और जो है एक्शंस को जो स्पीकर है अपने मुताबिक चेंज कर लेता है। जो ऑडियंस का माइंड सेट है वो अपने मुताबिक कर लेता है। उसके बाद इसकी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ परसेसिव स्पीच, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। ये तीनों आपने इसकी काइंड्स के नेम जस्ट याद रख लेने हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग परसेसिव स्पीच, प्रॉब्लम बताएगा, फिर उसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम, फिर काज, फिर ये सोल्यूशन उसका। ये भी आपने रीड कर लेने हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सरमोनियल स्पीच, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से याद रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन 20 है हैंडलिंग क्वेश्चन एंड आंसर। जो स्पीच के दौरान जो है स्पीकर से जो क्वेश्चन करेंगे ऑडियंस, उन्हें स्पीकर को कैसे हैंडल करना चाहिए। एंटीसिपेटिंग, मतलब एंटीसिपेटिंग जो है स्पीकर को जो है ये जो ऑडियंस उसे कोई क्वेश्चन करे तो उस ऑडियंस की बात को तवज्जो से सुने, फिर उनका रिप्लाई देगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर स्पीकर के पास पहले कई बार वो स्पीच कर चुका है तो उसे आइडिया होगा कि ऑडियंस किस टाइप के क्वेश्चन उसे कर सकते हैं। कॉमन कंसर्न, स्पीच करते हुए जो स्पीकर है वो ऑडियंस की टाइप जानकर कॉमन कंसर्न निकाल सकता है। प्लानिंग, प्लानिंग मतलब जो टॉपिक चूज़ किया है स्पीकर ने उसके रिलेटेड उसे पता होना चाहिए कि जो है ऑडियंस किस किस टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन उसे कर सकते हैं। इनपुट फ्रॉम एसोसिएट्स, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कंसल्ट करके इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करने करता है स्पीकर। नेक्स्ट जो है आंसरिंग, जो क्वेश्चन उसने आप लिस्ट तैयार किया उनके आंसर वो तैयार करता है स्पीकर। रिवाइजिंग, अब जो उसने आंसर तैयार किए हैं उस जो स्पीच देने जा रहा है जिस टॉपिक के रिलेटेड, उन सबको रिवाइज करेगा स्पीच देने से पहले। नेक्स्ट इनवाइटिंग क्वेश्चन एंड कमेंट्स, ऑडियंस को स्पीकर को ऐसे किस हिस्से स्पीच के किस हिस्से में क्वेश्चन करने चाहिए। कहता है कि बिफोर प्रेजेंटेशन में इनवाइटिंग ऑडियंस फीडबैक बिफोर अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के से पहले या प्रेजेंटेशन के दौरान, जैसे 20 मिनट स्पीच के 20 मिनट्स के बाद ऑडियंस को क्वेश्चन करने चाहिए, या एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 21 रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर। स्पीकर से जो है ऑडियंस क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, स्पीकर को उनका रिप्लाई किस तरह देना चाहिए। लिसन अटेंटिवली, स्पीकर को चाहिए कि वो ऑडियंस की बात को जो क्वेश्चन कर रहा है उसे गौर से सुने और फिर उसका रिप्लाई दे। टू जो इसका स्टेज है वो कहता है डिसर्न द नेचर एंड इंटेंट ऑफ वर्बल फीडबैक। हो सकता है कि ऑडियंस जो है वो टॉपिक से हटकर स्पीकर से कोई क्वेश्चन करे तो स्पीकर को जो है गुस्से से उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए, बल्कि नरमी से जो है ऑडियंस को रिप्लाई देना चाहिए। उस पर जो है ऑडियंस का अगर वो गुस्से से बात करेगा तो बाकी जो ऑडियंस है उन पर उसका बैड इंप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट जो है अफर्म द पर्सन, अफर्म द पर्सन, अगर किसी ऑडियंस ने कोई क्वेश्चन किया है स्पीकर से तो स्पीकर को
उस ऑडियंस से कहना चाहिए आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि यू मेक अ गुड पॉइंट असलम। तो अ स्किलफुल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अफर्मेशन एंड आंसर। ये आप लोग क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रख लिया। ऑडियंस को स्पीकर ने रिप्लाई देना चाहिए, उसे क्लियर होना चाहिए, करेक्ट रिप्लाई देना चाहिए और कंसाइज भी हो और वेल कंसिडर भी हो। आपको पता है टाइप्स ऑफ कमेंट फ्रॉम एन ऑडियंस, को इस तरह के कमेंट्स जो है ऑडियंस कर सकते हैं। एग्रीमेंट, या वो स्पीकर की बात से एग्री होंगे। एडिशन, या कुछ जो है क्वेश्चन उनके माइंड में होंगी। ऑब्जेक्शन, या टोटली हो डिसएग्री होंगे स्पीकर की बात। नेक्स्ट लेसन 22, सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग। जो स्पीकर किस तरह बैठा होगा, खड़ा होगा, ऑडियंस की सेटिंग किस तरह होगी। साइकोलॉजिकल फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ऑडियंस फ्रेम ऑफ माइंड। कहता है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लोगों के माइंड पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। अगर रूम में सर्दी बहुत ज़्यादा होगी या गर्मी, तो लोग ना है जो है इजी होकर नहीं बैठ सकेंगे और ना ही वो स्पीकर की बात को अच्छे से सुन पाएंगे। आगे परसेप्चुअल, जैसे एक रूम में मीटिंग होती है और वो स्पीकर जो है उनसे बात करता है, उनका फ्रेम ऑफ माइंड जो है ऑडियंस का अपने जो है मुताबिक कर लेता है। नेक्स्ट कहता है स्पीकर कंसंट्रेशन। स्पीकर की जो है पूरी तवज्जो अपने ऑडियंस पे होनी चाहिए। इसी कंडीशन में हो सकता है कि जो है स्पीकर अपने ऑडियंस को देख सकता हो, सारे ऑडियंस को। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रख लेने, ये क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑडियंस का साइज़ क्या है, ऑडियंस की कंपोजिशन क्या है, वर्क स्पेस उनकी क्या है, इंटरेक्शन और ड्यूरेशन, स्पीच लंबी होगी या छोटी है। टेबल्स, टेबल जैसे स्पीच के दौरान अगर वो जो नोट्स बना रहे हैं तो उनको टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एसएल्स, एसएल सीट्स के जो सेंटर में डिस्टेंस होता है, आने जाने का रास्ता, उसे कहते हैं। विजिबिलिटी, स्पीकर जो है अपनी ऑडियंस को सारे ऑडियंस को देख सकता हो। नेक्स्ट जो है ओपन स्पेस होने आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, कहता है कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल। ये ये देखेंगे कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल। ये आपका स्पीकर खड़ा है तो ये सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, तो ये अच्छे से आपने याद रख लेनी है इसकी, क्योंकि इसमें या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इसके बाद सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जैसे कि ये आपका ऑडियंस होगा, ये आपका स्पीकर होगा और ये सारे उसके ऑडियंस बैठे हैं। कन्वेंशनल क्लासरूम स्टाइल, यह है क्लासरूम स्टाइल में, ये स्पीकर और इधर ये रो इसमें जिस तरह बैठे हुए हैं आपकी जो है ऑडियंस। टी फॉर्मेशन, ये सॉरी ये टी फॉर्मेशन की थी। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन, ये आपका स्पीकर होगा, ये ऑडियंस बैठे। ये वी फॉर्मेशन, ये ऑडियंस है और इस तरह स्पीकर, ये और आपके ऑडियंस हैं और ये जो है स्पीकर आपका खड़ा है, ये बीच में आने जाने का रास्ता। एनवायरनमेंट फैक्टर्स, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपका लाइटनिंग, अगर प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो लाइटनिंग जो है डिम होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है, फिर एयर क्वालिटी। नेक्स्ट लेसन 23, वीएल एड्स। वीएल एड्स इस ओरल प्रेजेंटेशन में दिखाए जाते हैं, ये इसलिए दिखाए जाते हैं कि ऑडियंस की अटेंशन बनाए रखने के लिए और जो है कुछ बातों को टॉपिक के ज़रिए अच्छे से समझाया जाता है, तो इसलिए जो है वीएल एड्स का यूज़ किया जाता है। ये पिक्चर्स होती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं। उसके बाद स्पीकर को कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या वो ऐड करे, वो जो है साइज़ ऑफ ऑडियंस, उसे साइज़ ऑफ उसको साइज़ ऑफ ऑडियंस का भी पता होना चाहिए, वो किस रूम में प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, अरेंजमेंट उसे पता होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के बजट का और टाइम का भी पता होना चाहिए। अगर 30 मिनट की उसकी प्रेजेंटेशन है तो 20 मिनट्स की वो दिखा देगा एड्स, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन क्या देगा। कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन में आप लोग वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, पावर पॉइंट स्लाइड्स भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट
बेनिफिट्स इसके क्या हैं, फुल कलर जो है इसमें हमें मिलता है, 3D जो पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं, और डाटा कहीं भी आप कॉपी करके यूएसबी में कहीं भी जाके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और लिमिटेशंस इसकी क्या है कि जो है प्रोजेक्टर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ भी अगर उनका सामान ख़राब हो जाए, कोई भी चीज़ ख़राब है जो, तो आप जो है आपकी प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाएंगे। उसके बाद कहता है कंप्यूटर और ग्राफिक स्किल्स की भी आपको ज़रूरत होगी। 2 या 3 पॉइंट्स इन दोनों में आप लोगों ने याद कर लेने, शॉर्ट में आ सकते हैं और क्विज़ में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो वीडियो जो है वीडियो की मदद से आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है मीडियम है। इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेशन लगने लगती है। ये बेनिफिट्स ऐसे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेशनल लगने लगती है। फुल कलर आपको मिलता है विद साउंड इज़ पॉसिबल। आप इसकी कॉपी करके प्रेजेंटेशन की कहीं और भी जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट होता है लिमिटेशन जो है, प्रोडक्शन प्रोफेशनल प्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड, और ये प्रोडक्शन इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये भी 2 या 3 पॉइंट्स इनके भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं। 35 mm स्लाइड, ये 3D जो है पिक्चर्स होती हैं, जो प्रोजेक्टर की मदद से दिखाई भी जा सकती हैं और ईजी टू रीड होती हैं। इसके लिए अगर जो 35 mm स्लाइड्स के लिए आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है, और इसके लिए डार्क रूम की भी आपको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लेसन 24 VLZ अवर हेड, ये है इसका 4 स्टेज जो है अवर हेड ट्रांसपेरेंसीज जो है। इसमें जो है सारा कंट्रोल जो होता है वो प्रेजेंटेटर के पास होता है। वो कोई भी जो है वीडियो या पिक्चर्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट कहता है बेनिफिट्स जो इसके क्या हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए आपने एक बार पढ़ लेने हैं। ये जो है जैसे कि प्रोजेक्टेबल मार्कर की मदद से वो कोई भी चीज़ कोई भी ड्रा कर सकता है और रिमूव भी करके न्यू क्रिएट कर सकता है। ये सिंपल टू यूज़ है। लिमिटेशन, ये 100 पीपल इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, जस्ट 100 लोग। ये क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर इसको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब फ्लिप चार्ट्स में आपके साथ जो है प्रेजेंटेटर के साथ कोई ना कोई साथ दूसरा मेंबर भी होता है, जो चार्ट्स को जो वो स्पीकर बात कर रहा होता है उसके मुताबिक चार्ट को उठाता है फिर रखता है। और नेक्स्ट उसके बेनिफिट्स ऐसे मतलब कि क्लिप चार्ट्स डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही किसी खास प्रिंटर की, या हैंड रिटन जो होते हैं चार्ट्स होते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी कि 35 लोग इस प्रेजेंटेशन को जस्ट देख सकते हैं। 35 लोगों के लिए प्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है। वाइट बोर्ड जैसे क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं, और ये 30 लोगों के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। हैंडआउट्स जो आपके स्पीच के दौरान, जो प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ऑडियंस को। नेक्स्ट लेसन 25 डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप मीटिंग। मीटिंग वो होती है जिसमें 3 या 15 से ज़्यादा लोग जो है किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम ग्रुप मीटिंग कहते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं जैसे कि फ्रेंड्स के ग्रुप हो गए, और फॉर्मल ग्रुप जैसे कि CEO और एम्प्लॉयज़, कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ग्रुप हो गया, तो वो किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इनके फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, इनके ये जो 4 स्टेप्स, इनके आपने नेम जस्ट याद रख लेने हैं, ये वाले। पर्पज़ ऑफ ग्रुप मीटिंग, क्या मकसद हो सकता है ग्रुप मीटिंग का, तो ये आप 3 स्टेप्स जो हैं ये भी आपने याद रख लेने हैं इसके। और कहता है इंफॉर्मेशनल मीटिंग, कोई ना कोई आपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तो आपने एम्प्लॉय को बताना हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद कहता है सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो CEO ने जो है लोगों को मेल किए हैं, तो इस मतलब प्रॉब्लम की सोल्यूशन में बताएं। तो जो बहुत सारे लोग जो है ईमेल्स करेंगे, तो CEO उन सारी मेल्स को इकट्ठा करके फिर मीटिंग कॉल करेगा और अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करेगा, और फिर एक सोल्यूशन को वो चूज़ कर लेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग इसके मतलब CEO के पास टाइम ही नहीं होता कि वो लोगों के पास ईमेल सेंड करे। ये डायरेक्ट जो एम्प्लॉय और CEO की मीटिंग होती है। उसके बाद कहता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में जो होता है कि ग्रुप डिसीजन लेता है, सारे जो एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेते हैं, लास्ट पे एक जो है फाइनल जो है डिसीजन सेलेक्ट होता है। आप अल्टरनेट ऑप्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे कि माइंड में न्यू न्यू आइडियाज़ आते जा रहे हैं, और वो जो है लिखते जाएं किसी कॉपी पे, और फिर ये जाके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है CEO डिस्कस करेगा, और जो भी मतलब उसे पॉइंट अच्छा लगेगा, आइडिया अच्छा लगेगा, वो चूज़ कर लिया जाएगा। ये शॉर्ट टाइम के लिए अच्छे होते हैं आइडियाज़। आप स्टाइल ऑफ ग्रुप लीडरशिप, अथॉरिटेरियन जो होता है, ये सारी अथॉरिटी जो होती है लीडर के पास होती है, वही डिसीजन लेता है। डेमोक्रेटिक में जो है डिसीजंस जो है पीपल लेते हैं और साथ लीडर बैठा होता है।
लेसिस फेयर में सारी जो है डिसीजंस जो है पीपल ही लेते हैं अपनी मर्जी से। तो लीडर जो है साइड पे बैठकर देख रहा होता है इन्हें। प्लानिंग द मीटिंग, इनके भी टू टू स्टेप्स जो हैं, आपने दो दो पॉइंट्स इनके भी एक बार याद रख लेने, रीड कर लेने। ग्रुप टास्क रोल्स इनिशिएटिंग इंफॉर्मेशन और ओपिनियन सीकिंग, अपना ओपिनियन देना और लोगों के ओपिनियन लेना। नेक्स्ट लेसन 26, पहले हमने ओरल के बारे में पढ़ा था। आप रिटर्न जो है आप किसी मतलब अपने किसी रीडर को या मेल कोई सेंड कर रहे हैं या फिर लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें 6 स्टेप्स बताएंगे। इनके नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। कर्टेसी, करेक्टनेस है, कंसाइसनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंक्रीटनेस है और कंप्लीटनेस है। कर्टेसी, आप जो अपनी मेल या लेटर आप ऐसे लिखें कि रीडर को लगे कि आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। यू का एटीट्यूड आप यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करवाऊंगी। पॉजिटिव वर्डिंग, अपने लेटर में आप लोगों ने पॉजिटिव वर्डिंग का यूज़ करना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो रीडर को बुरी लगे। जेंडर बाइस, अब जेंडर बाइस में कहता है कि आप लोगों ने ऐसी बात करनी है। अगर आपको नहीं पता कि मेल है या फीमेल है तो आपने इस तरह ये बताया, आपने बोल देना है कि बिजनेस पर्सन, आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये आपने यूज़ करना है। ये सारे आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, ये जो मैंने हाईलाइट्स किए उनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट लेसन 27 का इसका सेकेंड स्टेज जो पिछले लेसन का डिस्कस किया गया है, करेक्टनेस। आप जो मेल लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं वो करेक्ट भी होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करें, पंचुएशन का स्पेलिंग भी ठीक होने चाहिए। आगे जो 3 मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं ये भी आपने देख लेने हैं। यूज़ वही करेक्ट ग्रामर एंड पंचुएशन आपने यूज़ करनी है। चेक स्पेलिंग भी आप चेक करें, कंसाइज टू द पॉइंट बात करें। अगर 100 वर्ड का कोई आपका टॉपिक है तो आपसे 50 वर्ड में लिखें, टू द पॉइंट बात करनी है आपने। उसके बाद ये भी आपने जो मैंने किया वो कंसाइज और ये आपने देख लेना है, हाईलाइट किया हुआ ये आपके पेपर में आ सकते हैं। आगे उसके बाद कहता है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसका आपको यूज़ नहीं करना। जैसे कि इसने ने हाईलाइट किया हुआ है वी यू, यूनिवर्सिटी का नेम बार बार रिपीट हो रहा था तो उन्हें वी यू लिख दिया जस्ट। क्लैरिटी, आपकी जो है राइटिंग में लेटर में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ये कंक्रीट वर्ड्स ये भी आप लोग कर लेने, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेंथ, लेंथ जो है 70 से 20 वर्ड्स की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा या 40 वर्ड्स की आपकी पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए। इम्फेसिस, इम्फेसिस जैसे कि आप लोगों ने किसी बात पे हाईलाइट करना, ब्रैकेट्स में नेम लिखना वगैरह होता है पैराग्राफ में, इसको इम्फेसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपने एक बार देख लेनी है अगर आपके पास टाइम हुआ तो। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस जो है इंक्लूड मच स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आपने जनरल बात नहीं करनी, स्पेसिफिक बात करनी है। उसके बाद कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ वैल्यू कस्टमर, लॉस ऑफ सेल्स। अगर आपका जो है पैराग्राफ कंप्लीट नहीं है तो जो है रीडर को तो आपकी बात समझ ही नहीं आएगी, तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आप फिर आपकी सेल्स भी का भी जो है नहीं होंगी अच्छे से, तो आपको टाइम भी वेस्ट होगा, आपको फिर से लेटर लिखना होगा। आपको कैसे पता चले कि आपका जो है पैराग्राफ वो कंप्लीट है। जब 5 Ws और 1 H होगा तो तब आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेसन 29, प्रिपेयरिंग फॉर इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग, मतलब एक ऐसा लेटर राइट करना है जो इफ़ेक्टिव भी हो और जो कस्टमर की नीड्स को भी पूरा करे। प्लानिंग स्टेज, आपने आप क्यों लेटर लिख रहे हो, आपका क्या पर्पज़ है लेटर लिखने का, आपने रीडर को अपने माइंड में रखकर लेटर लिखना है और फिर अब अपने रीडर को अपने माइंड में रखना है तो फिर आपने एक टॉपिक को चूज़ करना है। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है, ड्राफ्टिंग स्टेज है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने जस्ट हाईलाइट कर दिया। उसके बाद इस लेक्चर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन 30, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, इसकी सेकंड स्टेज। और आउटलाइन दी टॉपिक्स, आपने टॉपिक की जो है आउटलाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख देने। उसके बाद उन जो पॉइंट्स आपने राइट किए उन पे डिटेल में आपने डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट जो है टॉपिक को डेवलप करने के लिए 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड फॉर एग्जांपल जैसे आपने एम्प्लॉयज़ को जो है गुड न्यूज़ देनी है कंपनी की, तो आप पहले गुड न्यूज़ दोगे, उसके बाद रीज़न बताओगी। बैड न्यूज़, इनडायरेक्ट मेथड जैसे बैड न्यूज़ आप लोगों ने देनी है तो आप पहले इसका रीज़न बताओगे फिर उसके बाद बैड न्यूज़। ये दो उनके इन दोनों के आप लोगों ने नेम जस्ट याद रख लेने।
नेक्स्ट लेक्चर 31, जो ड्राफ्टिंग स्टेज, थर्ड स्टेज की बात की जा रही है। प्लानिंग स्टेज हम लोगों ने कर ली, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज कर ली, अब जो है ड्राफ्टिंग स्टेज। ड्राफ्टिंग स्टेज में हम पैराग्राफ की ओपनिंग, बॉडी और एंडिंग देखना है। जो पैराग्राफ की बिगनिंग है वो सही होनी चाहिए और सिचुएशन के रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कोई गुड न्यूज़ लेटर में देनी है तो लेटर के शुरू में आपने दे देनी है। उसके बाद जो है आपके पैराग्राफ में जो है यूनिटी और कोहेरेंस होनी चाहिए। आगे 4 है एडिटिंग स्टेज। एडिटिंग स्टेज में आप ये देखते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन रीडर को प्रोवाइड की है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो है रीडर से जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया क्या उसके मिलती जुलती है, और क्या जो रीडर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया रीडर्स की नीड पूरी हो रही है उससे। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में आप लोग जो है लेटर, सारे लेटर का ओवरव्यू लेते हैं कि आप लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी लेटर में, स्पेलिंग में, उसकी डेट्स, अमाउंट, मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 32, लेक्चर 32 में पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के पार्ट्स ऑफ लेटर हैं इसेंशियल पार्ट्स और नॉन इसेंशियल पार्ट्स। ये आप लोगों ने नेम अच्छे से इनके याद रखने हैं, इसेंशियल्स के भी और नॉन इसेंशियल के भी। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आगे जो है इसेंशियल पार्ट्स जैसे कि डेट वगैरह हो गई, और नॉन इसेंशियल पार्ट्स ये वाले, इनके भी नेम आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। अब है हेडिंग लेटर हेड। नेम ऑफ डिपार्टमेंट जैसे हो जाता है, किसी कंपनी का नेम हो गया तो लेटर के स्टार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट इनसाइड एड्रेस, जैसे कि ये एड्रेस हम लोगों ने दिखाया गया एग्जांपल में। उसके बाद सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे कि डियर सर आप लेटर में लिखते हैं, डियर मैडम, और इस तरह। मेन बॉडी, मेन बॉडी जो है आपकी 2 पैराग्राफ अगर हैं तो आपने 2 लाइंस छोड़ के सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करना है। उसके बाद है सिग्नेचर एरिया, जैसे कि हेड के जो है सिग्नेचर लास्ट में जो होते हैं लेटर के, वो। सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन जो है रेफरेंस लाइन के बाद लिखी जाती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों ने दिया हुआ है और ऑर्डर दिया है कब उन लोगों ने किया था, डेट्स वगैरह। मेल की कॉपी करके बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस में सेंड कर दी जाती हैं। उसके बाद पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। कॉपी नोटेशन, कॉपी नोटेशन में भी वो मेल की कॉपी करते हैं। उसके बाद है लेसन 33, इसमें डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर जो है वही बताया जा रहा है उसका ही। डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर में ना आप लोगों ने डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर, इसमें अगर आप कोई सीईओ है तो उसके सीईओ के लेवल के ही क्वेश्चन पूछे, ना कि एम्प्लॉय लेवल के। बस इसमें इतना ही था। बाद लेसन 34 के इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर, इसमें जो है जनरल इन्फॉर्मेशन जो है रीडर को प्रोवाइड की जाती है। क्लेम लेटर्स, क्लेम लेटर्स वो होते हैं जैसे कि अगर कस्टमर ने जो प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई शिकायत करनी है तो वो लेटर लिखता है। और क्वालिटीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव क्लेम लेटर्स, आपने जो क्लेम लेटर्स लिखने हैं वो मतलब कोई धमकी नहीं देनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो पढ़ने वाले को बुरी लगे। अब कहता है ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर जो होते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ होते हैं। और इसके 3 पार्ट्स जो ये बताए गए हैं, कहता है पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एड्रेस वगैरह, डायरेक्शन ऑफ शिपिंग, इसमें में भी डेट वगैरह किस डेट तक आपको चाहिए, और मेथड ऑफ पेमेंट, आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कार्ड से करनी है या बाय हैंड करनी है। बस इसमें इतना ही। उसके बाद है लेसन 35 डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर, लेटर्स ऑफ इनविटेशन। अगर किसी फंक्शन में किसी को आपने इनवाइट करना है तो उसके 2 टाइप्स के लेटर है, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर जैसे कि आप लोगों ने किसी फ्रेंड्स वगैरह को जो है सेंड करने हैं लेटर्स, तो वो इनफॉर्मल लेटर्स है। फॉर्मल लेटर का खास पैटर्न होता है, प्रॉपर पैटर्न में लिखे, जैसे कि शादी के जो कार्ड्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, प्रॉपर उनका पैटर्न होता है। सोशल इनविटेशन लेटर्स जो होते हैं वो आपके जो है फॉर्मल लेटर्स होते हैं, खास प्रॉपर पैटर्न इन लेटर्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिजर्वेशन लेटर, जैसे आपने किसी रूम की जो है बुकिंग करनी है तो रिजर्व कर आप पहले से लेटर उनको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग फेवर, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, किसी की मदद आपको चाहिए तो आप फेवर लेटर लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।